हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद गुण। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपने एक नए सब्जेक्ट्स के ऊपर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर। मैंने पहले ही वीडियोस बनाई है फ्रेंड्स आपके लिए। अगर आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी और भी टॉपिक में नीड हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। तो आज हम अपना एक नया सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि MBA में आता है, MCOM में भी यूज़फुल होता है, MCOM ऑनर्स में भी यूज़फुल है, एंड कई यूनिवर्सिटीज़ में इसे BCom या BCom ऑनर्स के सिलेबस में भी डाल दिया जाता है, आई मीन BBA में भी। सो फिनेंशियल सर्विसेज या मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, इसी का एक टॉपिक है फॉरफिटिंग एंड इट्स मैकेनिज्म। फॉरफिटिंग यानी एक फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग फुल टॉपिक का नेम है, जिसके आज मैंने फोकस किया है फॉरफिटिंग के ऊपर। इफ़ यू वांट a separate video about factoring, then you please should write in comment and I make a video on for factoring also, okay। बट आज हम बात करने वाले हैं फॉरफिटिंग के बारे में और इसके मैकेनिज्म के बारे में कि ये कहाँ से आया, कैसे काम करता है, ये है क्या, इसका यूज़ क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट की फॉरफिटिंग है क्या। जस्ट इन वन वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में फॉरफिटिंग से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ दूँगी, राइट। सो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉरफिटिंग सबसे पहले आता है इसका मीनिंग। फॉरफिटिंग का मतलब क्या है? फॉरफिटिंग इज़ अ सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। सबसे पहली बात, अब आप इसके मीनिंग से ही आप इसके फीचर्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये क्या है? एक सोर्स है आपका फाइनेंस करने का, राइट। फाइनेंसिंग, आपको टाइम से पहले पैसे की नीड है, आपके पास, आपने सेल किया लेकिन आपने क्रेडिट में किया, आपके पास अभी पैसा नहीं आया। अगर आपको नीड है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि एक फैक्टरिंग भी होता है, एंड एक और ही हमारे पास जो फीचर है वो है फॉरफिटिंग। ये हमें, जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है फाइनेंस लेने के लिए अगेंस्ट रिसीवेबल्स, राइट। फैक्टरिंग देखिए, ये फाइनेंसिंग का सोर्स है रिसीवेबल्स के अगेंस्ट, यानी कि आप अपने रिसीवेबल्स है उसके बिहाफ पर फैक्टरिंग की तरह ही आप फॉरफिटिंग से पैसा ले सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ मोस्टली एम्प्लॉयड टू हेल्प एन एक्सपोर्टर। ये किसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है? याद रखिए, एक्सपोर्टर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है कि वो गुड्स को फाइनेंस कर सकते हैं ऑन ए मीडियम टर्म डेफर्ड बेसिस, राइट। उन्होंने अब मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं कि फॉरफिटिंग बेनिफिट होती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है। तो यानी कि सिंपल सा मीनिंग हमें जो समझ आया फॉरफिटिंग से, वो अभी तक ये है कि एक फाइनेंस करने का तरीका है, एक्सपोर्टर को अवेलेबल होता है, रिसीवेबल्स के बिहाफ पे आप टाइम से, यानी कि ड्यू डेट से पहले पैसा अर्न कर सकते हैं फॉरफिटिंग के थ्रू, राइट। अब बात आती है कैसे कर सकते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इसके मैकेनिज्म में। इसके अलावा कुछ और हम मीनिंग पढ़ते हैं फॉरफिटिंग से रिलेटेड। क्या है फॉरफिट? वर्ड कहाँ से लिया गया है? जो टर्म है फॉरफिट, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है टू गिव समथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ किसी को देना, और गिव अप समवन राइट, यानी कि अपने राइट को गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, यानी कि अपने राइट को, राइट। अब बात करते हैं कि राइट मतलब आपका हक था रिसीवेबल से पैसा लेना, आपने उसको किसी को सरेंडर कर दिया। सो क्या है इसका मैकेनिज्म? देखिए, इनफैक्ट अंडर फॉरफिटिंग स्कीम इसमें क्या होता है, एक्सपोर्टर गिव अप इज राइट। एक्सपोर्टर जो है, हमने कहा है कि ये एक्सपोर्टर के लिए बेनिफिट होता है फॉरफिटिंग। सो एक्सपोर्टर अपना राइट गिव अप कर देता है। कौन सा राइट? फ्यूचर में उसको कुछ पेमेंट रिसीव होनी है एक्सपोर्टर को, उसके पास ये राइट है कि उसे फ्यूचर में कुछ पेमेंट मिलेगी, बट उसने अपना ये राइट जो है वो गिव अप कर दिया, राइट। किसको दे दिया? राइट मतलब सही है कि उसने अपना राइट जो है वो गिव अप कर दिया अंडर एन एक्सपोर्ट बिल, एक बिल के थ्रू, ताकि उसको इमीडिएट कैश मिल जाए फॉरफिटर के थ्रू, राइट। सो देखिए, अपने राइट को सरेंडर कर देना, ये होता है फॉरफिट, एक वर्ड का मीनिंग जो कि फ्रेंच वर्ड है। सो एक्सपोर्टर जब अपना राइट फॉरफिट कर देता है तो वो फॉरफिटिंग कहलाता है। अब एक्सपोर्टर अपना राइट किसको फॉरफिट करेगा? फॉरफिटर को करेगा, ऑफ कोर्स। और कौन सा राइट है उस, यानी कि कौन से हक को वो सरेंडर कर रहा है? वो है फ्यूचर में पेमेंट को रिसीव करने का राइट, ओके, उसको वो सरेंडर कर रहा है। सो अब हम बात करते हैं, ये पढ़ा हमने इसका मीनिंग, तो आगे और देखिए क्लैरिफिकेशन के लिए। इट इज़ अ टेक्निक टू हेल्प द एक्सपोर्टर, ये एक टेक्निक है ताकि उसकी एक्सपोर्टर के लिए हेल्पफुल होती है। ये बात हम बार बार पढ़ रहे हैं कि उसने जो गुड्स को अपना क्रेडिट में सेल किया है,
तो ड्यू डेट से पहले अगर उसको पैसों की नीड है तो वो फॉरफिटिंग से ऐसा कर सकता है कि उससे कि जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल में कन्वर्ट हो जाए। देखिए आगे, अब आपको इस टर्म से कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपोर्टर ने अपने गुड्स को सप्लाई किया क्रेडिट में, ओके, यानी कि अब उसको पैसा रिसीव होगा क्योंकि उसने क्रेडिट में बेचा है, पैसा मिलेगा उसको, माल बेचते हैं तो पैसा मिलता है, लेकिन प्रेजेंट में नहीं मिलेगा, वो उसे बाद में मिलेगा। सो इसमें अब उसको बाद में पैसा तो मिलना है, लेकिन अपने उस बाद में पैसा मिलने के हक को उसने ट्रांसफ़र कर दिया, किसको? फॉरफिटर को, राइट। कि अब जो मुझे पैसा मिलेगा ना, ये हक मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज मैं एक्सपोर्टर हूँ, आई एम गुड, तो मैंने अपना ये राइट किसी फॉरफिटर नाम के को फॉरफिटर है उसको दे दिया। अब बढ़ेंगे हम कि फॉरफिटर कौन बन सकता है। सो उसको दे दिया हमने, तो उसके बदले में उसने मुझे आज पैसे दे दिए। फॉरफिटर गिव्स पेमेंट टू एक्सपोर्टर। इसलिए इस वजह से क्या हुआ कि जो मेरी क्रेडिट सेल है वो कैश सेल में कन्वर्ट हो गई। और यही तो हमारा मेन मोटिव था कि हमारी जो क्रेडिट सेल है वो कैश सेल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि एक तरीके का सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये, राइट। मीनिंग समझ आया कि ये काम कैसे करता है, यानी कि इस लैंग्वेज में आपको इसका एक ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा इसके मैकेनिज्म के बारे में कि ये काम कैसे करता है, फॉरफिटिंग, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा डिटेलिंग में समझने के लिए हमें देखना होगा इसका मैकेनिज्म क्या है, कि फॉरफिटिंग काम कैसे करता है, कितनी पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और भी बहुत सारी क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं इसमें, जो हमें कम्प्लीटली हमें उससे समझ आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये है कंप्लीट इसका मैकेनिज्म। अब हमें सिर्फ ये बात करनी है कि ये काम कैसे करता है। ये जो नंबरिंग्स हैं ये इसमें स्टेप हैं, कुल इसमें 10 स्टेप्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसके पूरे मैकेनिज्म को समझाने वाली हूँ। तो देखिए, ये इसके स्टेप्स को मैंने लाइनिंग्स में इनके रिटर्न में लिखा हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिकॉज मैं आपको इसी के इस डायग्राम के थ्रू ही कंप्लीट इन पॉइंट्स को ब्रीफ करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ अच्छे से। सो प्लीज़ आप वीडियो को पॉज करें एंड आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। दिस इज़ वन इज़ द सेकेंड स्टेप, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, नेक्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। You just take the screenshot if you want, or you can write in your notebook. Next, 7, 8, 9, 10, ये जो कंप्लीट स्टेप हैं ये 10 स्टेप्स हैं रिटर्न में कि फॉरफिट के मैकेनिज्म के, कि अगर आपके पास सपोज एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिखने को आता है तो आप इसे इजीली राइट आउट कर सकें। सो ये आपके पास कंप्लीट 10 स्टेप्स हो गए हैं। तो चलिए, ये है वर्डिंग्स में सिर्फ। अब हम समझते हैं कि ये है क्या, ओके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सबसे फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे नंबरिंग भी की हुई है। देखिए, एक्सपोर्टर, 4 पार्टीज़ होती हैं इसके अंदर। एक्सपोर्टर जिसने माल बेचा, दूसरा किसी ना किसी को सेल तो करेगा, वो है इम्पोर्टर, तीसरा इम्पोर्टर का बैंक, चौथा फॉरफिटर, राइट। 4 पार्टीज़ होती है इसमें। आगे देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है। सबसे पहला एक्सपोर्टर और फॉरफिटर के बीच में होता है क्या। देखिए, फॉरफिटर एक बैंक हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी हो सकती है, फॉरफिटर कोई भी हो सकता है। इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई भी अभी तक लॉज नहीं आए हैं कि कोई भी सेबिया का लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो। सो फर्म, कोई भी कंपनी जिसके पास इतनी वेल्थ हो कि वो इस तरीके का काम कर सकती है, तो वो ये बन सकती है, राइट। देखिए, सबसे पहला एक्सपोर्टर को फॉरफिटर के पास गया, राइट। एक्सपोर्टर की रिक्वेस्ट पर फॉरफिटर ने उसे कमिटमेंट किया कि वो उसके डेप्ट को परचेज करेगा ऑन नॉन रिकोर्स बेसिस। क्या मतलब है इसका, कि अब देखो, एक्सपोर्टर है, सपोज़ कीजिए मैं एक्सपोर्टर हूँ, राइट। एक्सपोर्टर, मेरा नाम गुण है, गुण को अब कुछ माल अपना बेचना है बाहर, इंटरनेशनली सेल करना है उसको, लेकिन मैं कहूँगी कि आप मुझे इमिडिएटली पैसा चाहिए क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती। भाई आज मैं माल बेच रही हूँ तो मुझे अगले 2 से 3 दिनों में मुझे पैसा चाहिए। मैं क्रेडिट सेल नहीं करना चाहती, लेकिन जनरली जिस पार्टी को मैं माल सेल कर रही हूँ, जैसे कि आप हैं, आप कहते हो कि नहीं मुझे क्रेडिट में चाहिए, मैं आपको 3 मंथ बाद पेमेंट करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। सो मैंने कहा कि ओके ठीक है, बिकॉज मुझे अपना बिज़नेस बढ़ाना है तो ऑफकोर्स मैं ट्रांजेक्शन करूँगी। मैंने कहा ठीक है, तो मैं गई किसके पास, फॉरफिटर के पास। मैंने रिक्वेस्ट किया, फॉरफिटर हम यहाँ समझ लेते हैं एक बैंक। मैं गई बैंक के पास, मैंने बैंक से कहा कि देखिए बैंक, मुझे करना है अपना माल को सेल, राइट। इसलिए मुझे
क्रेडिट में करना है, तो मुझे फ़िलहाल के लिए आप 2 से 3 दिनों के लिए आप मुझे कमिट कीजिए कि मैं सेल करूँगी तो आप मुझे पैसा दे देंगे, राइट। क्रेडिट सेल के बदले आप मुझे कैश में अमाउंट दे देंगे। सो फॉरफिटर ने कहा ओके, मैं आपको कमिट करता हूँ कि मैं आपके डेप्ट को परचेज़ करूँगा और आपको पैसे दूँगा। ठीक है, पहला काम ये हुआ। दूसरा, अब मेरे को पता चल गया कि मैं सेल करूँगी तो मुझे पैसा मिल जाएगा ईज़िली, जल्दी से। तो सेकंड स्टेप में मैंने क्या हुआ, मैं गई इम्पोर्टर के पास। सेकंड स्टेप, मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कि मैं आपको माल बेचूँगी। सेकंड स्टेप हो गया, ईजी है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ, मैंने इनको माल भी सप्लाई कर दिया। पहले दोनों के कॉन्ट्रैक्ट हुआ, माल भी सप्लाई कर दिया। चौथा, अब इम्पोर्टर गया अपने बैंक के पास। ये जो इम्पोर्टर है इंटरनेशनल, सपोज मैंने यूएसए में माल सेल किया, वो जाता है अपने बैंक के पास कि आप मुझे गारंटी दो। ये क्रेडिट में सेल कर रहा है। गारंटी का मतलब कि ये पहली बात तो ये कि पेमेंट सिक्योरली हो। देखिए, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हो रही है तो कोई पर्सन मुझे पैसे देने तो आएगा नहीं, या खुद तो पहुँचाएगा नहीं। जाहिर सी बात है, वो अपने किसी कंट्री के बैंक के पास जाएगा कि आप मुझे पेमेंट करनी है, तो आप गारंटी दो कि ये पेमेंट जो है वो सिक्योरली होगी। और दूसरी चीज़ कि मैं क्रेडिट में उससे माल परचेज़ कर रहा हूँ एक्सपोर्टर से, तो उन्हें भी तो गारंटी चाहिए किसी ना किसी चीज़ की। तो आप मुझे गारंटी का एक सर्टिफिकेट बना के दे दो कि हाँ, मेरे बिहाफ पे इम्पोर्टर बैंक के पास गया है कि आप मेरे बिहाफ पे एक सर्टिफिकेट मुझे इशू कर दो कि मैं 3 महीने बाद इन भाई साहब को पेमेंट करने वाला हूँ। ठीक है, बैंक ने बोला ठीक है। तो बैंक ने क्या करा, बैंक ने, ये देखिए, बैंक ने इम्पोर्टर को गारंटी दे दी। ये गारंटी का जो सर्टिफिकेट है, फोर्थ स्टेप ये हो गया। फिफ्थ स्टेप क्या हुआ, ये जो गारंटी का सर्टिफिकेट था ये इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर को दे दिया। हैंड्स ओवर डॉक्यूमेंट दे दिए कि ओके, ये लीजिए गारंटी, मैं आपको आपके माल की पेमेंट इस टाइम पे कर दूंगा। एक्सपोर्टर खुश हो गया। अब एक्सपोर्टर गया डिलीवर डॉक्यूमेंट टू फॉरफिटर। अब मैं थी ना एक्सपोर्टर, तो मैं गई अपने बैंक के पास कि लो जी, ये है मेरा सर्टिफिकेट। उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि 3 महीने बाद पेमेंट मिलेगी। तो अब आप क्या, मैंने अपना डॉक्यूमेंट इसको बैंक को दिखाया। बैंक ने कहा ठीक है, अब मेरे पास प्रूफ आ गया तो मैं आपको पैसे दे देता हूँ। 7 स्टेप में क्या किया, फॉरफिटर ने मुझे पैसे दे दिए, फॉरफिटर ने मुझे पेमेंट दे दी, राइट, समझ आ गया। अब उसके बाद 3 महीने हो गए, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मेरी क्रेडिट सेल कैश में बन गई, मेरा काम ख़त्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखिए 8th टाइम पे जब ड्यू डेट पर फॉरफिटर यानी कि बैंक ने फॉरफिटर, मेरा वाला बैंक ने इम्पोर्टर के बैंक को यानी कि याद दिलाया कि आपके ये डॉक्यूमेंट है, पैसे दे दो मुझे, ड्यू डेट आ गई है आपकी, 3 महीने हो चुकी हैं। ओके, इस इम्पोर्टर के बैंक ने पैसा देखा और इसको पेमेंट कर दी, पेमेंट टू द फॉरफिटर, मेरे वाले बैंक को पैसे मिल गए, राइट। ये कंप्लीट हो गया 10 स्टेप, पूरी हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। सबसे पहला क्या हुआ था कि मैं फॉरफिटर के पास गई थी, मैंने कहा कि आप मुझे क्रेडिट सेल कैश में कन्वर्ट करके दोगे। इन्होंने कहा ओके, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद एक्सपोर्टर ने इसको माल सप्लाई कर दिया, सिंपल। इसने अपने बैंक की गारंटी दी, गारंटी का सर्टिफिकेट देन इम्पोर्टर के बैंक ने इम्पोर्टर को दिया, इम्पोर्टर ने एक्सपोर्टर को आके दे दिया, एक्सपोर्टर ने वॉइस को दे दिया। जैसे ही इसको प्रूफ मिला कि हाँ मुझे 3 महीने बाद अमाउंट मिल जाएगा, फॉरफिटर ने पैसा एक्सपोर्टर को दे दिया। अब एक्सपोर्टर को पैसा मिल गया, इसका काम हो गया। फॉरफिटर ने 3 महीने बाद ड्यू डेट पर इसको याद दिलाया कि आप मुझे मनी रिटर्न कीजिए। देन ओके, 9th स्टेप देखिए मिसिंग रह गया था। क्या हुआ, जैसे ही 8th स्टेप में फॉरफिटर ने याद दिलाया बैंक को प्रेजेंट डॉक्यूमेंट फॉर पेमेंट कि आप ड्यू डेट पर पेमेंट करो। अब इम्पोर्टर का बैंक कहाँ से देगा, वो तो जाहिर सी बात है इम्पोर्टर से कहेगा। तो इम्पोर्टर ने 9th स्टेप पे रीपेज एट मैच्योरिटी, इसने यानी कि पैसा ड्यू डेट पर दे दिया, इसने इससे पैसा लेके फॉरफिटर के बैंक को दे दिया। सो ऐसे वर्क करता है आपका पूरा मैकेनिज्म फॉरफिटिंग का, राइट। सो ये सब वही बातें हैं जो राइटिंग में लिखा हुआ था कि साइन किया आपका ये जो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट था वो, उसके बाद ये सब की रिक्वेस्ट किया, अमाउंट रिटर्न हुई, एट द लास्ट में इम्पोर्टर के बैंक ने जो ट्रांजैक्शन फुलफिल कर दी। अब हम बात करते हैं कि इसकी एडवांटेजेस क्या है, कि और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो क्या ऐसे रीजंस है, क्या ऐसे बेनिफिट्स है जिसकी वजह से कोई भी एक्सपोर्टर जो है वो फॉरफिट करना चाहेगा। सो देखिए, सबसे पहले ये प्रॉफिटेबल है, लिक्विड है। फॉरफिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक देखिए, अगर हमारे यहाँ फॉरफिट का काम कर रहा है, सबसे पहली बात उसके लिए बात प्रॉफिटेबल है, क्योंकि
इसमें क्या होगा, अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आपने सपोज़ 1 लाख रुपए का माल सेल किया हुआ आपके इंटरनेशनल मार्केट में, सो कुछ ना कुछ वो डिस्काउंट चार्जेस पे तो लेगा कि मैं आपके लिए 3 महीने, मैं आपको अभी पैसे दे रहा हूँ, मुझे 3 महीने बाद भी लेगा, तो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, लिक्विड है, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। अवॉइड एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क, देखिए इसमें ये एक्सपोर्टर के बारे में बताया गया है कि एक्सपोर्टर को इसमें बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है एक्सपोर्टर को, कि जनरली अगर आप खुद सेल करते, सपोज एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों खुद ट्रांजेक्शन करते, तो एक्सपोर्टर को रिस्क होता है कि फ्लक्चुएशंस हो जाएंगी, या मेरे को माल डिलीवर करने में या अमाउंट ट्रांजैक्शंस करने में बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी होगी। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी सारे क्रेडिट रिस्क थे, जैसे कि ये जो सबसे बड़ा बात होता है आपकी एक्सचेंज करेंसी रिस्क का, इंटरेस्ट रेट का, तो वो सब खत्म हो जाता है, क्योंकि इन सब की जिम्मेदारी जो होती है वो फॉरफिटर ले लेता है। नेक्स्ट देखिए, अवॉइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। एक्सपोर्टर को अपने क्रेडिट इंश्योरेंस की प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज उसको मनी तो मिल ही चुकी है, और यहाँ पे सारे के सारे रिस्क जो होते हैं वो फॉरफिटर के होते हैं। कॉन्फिडेंशियल है, स्पीडी है, सुटेबल होता है हर काइंड ऑफ। जनरली देखिए पहले एक सिर्फ कैपिटल गुड्स के लिए यूज़ किया जाता था, बट टाइम के साथ ये मीडियम लॉन्ग टर्म दोनों के लिए यूज़ होता है। और दूसरी चीज़, कैपिटल गुड्स एंड जो आपके नॉन कैपिटल गुड्स हैं उनके लिए भी ये यूज़ होता है, राइट। चलते हैं इसके ड्रॉबैक्स की ओर। सबसे पहला, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ शॉर्ट पीरियड। ये आप लॉन्ग पीरियड प्लीज़ यहाँ से हटा दीजिएगा, क्योंकि लॉन्ग पीरियड की हमें अवेलेबिलिटी होती है, शॉर्ट में नहीं होती है। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ शॉर्ट पीरियड। कोई भी अगर फिनेंशियली वीक कंट्री है तो उसके लिए कोई भी फॉरफिटर आपको पहले पैसा नहीं देगा, राइट। थर्ड है डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न करेंसीज। इसमें वेस्टर्न करेंसीज की डोमिनेंस ज़्यादा होती है। इंटरनेट, अब जो आपका इंपोर्टर है उसे बैंक से गारंटी लेना ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए आपने यहाँ पढ़ा था इसके मैकेनिज़्म की अगर आप बात करें, इंपोर्टर है, इंपोर्टर को गारंटी के सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं अपने बैंक से, तो बैंक को इसके लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। उसको उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है उसको वो चेक करनी होगी, उसकी बैंक काम करेगा इंपोर्टर की क्रेडिट रेटिंग को देखने के लिए, राइट। तो इस वजह से ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कोई भी बैंक किसी पर्सन या किसी फर्म के लिए उसको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्रेडिट रेटिंग जांच करने के बाद ही वो उसको सर्टिफिकेट देता है, तो इसमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये थी इसकी कुछ आपकी ड्रॉबैक्स। सो फ्रेंड्स, आज हमने टॉपिक पढ़ा फॉरफिटिंग का। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज के किसी और टॉपिक की वीडियो मैं अपलोड करूँ, सो प्लीज़ आप उसे कमेंट में लिखिए। सो आज हमारा कंप्लीट हुआ है एक टॉपिक फॉरफिटिंग का। सो थैंक यू फ्रेंड्स।